हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 24 होमवर्क में दिया था और मैंने कहा था इसको आप ट्राई करिए, अगर होगा तो ठीक, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। अगर किसी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो उसको ये समझ आ गया होगा ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन था, कॉस्ट का क्वेश्चन नहीं था, मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन नहीं था, मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन था। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा भी है कि द मैक्सिमाइजेशन करना है। और जब हमने इससे वाले अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे, जितने भी एग्जाम्पल करे, हम सोचते थे कि कॉस्ट कम से कम आए, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम था वो। याद करो दोस्तों, असाइनमेंट प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम में भी सेम केस हुआ करता था। मैंने कहा था ना, असाइनमेंट प्रॉब्लम का कुछ बात आई, जैसे डमी की एक बात आई थी, ऐसी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन की भी बात आई। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम आती है, बात करते हैं प्रॉफिट की, तो हम चाहेंगे कि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, और बात करें अगर कॉस्ट की तो हम चाहेंगे कॉस्ट कम से कम हो। जो इससे पहले वाला और अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने करे उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात कर रहे थे, हम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम कर रहे थे। तो अगर क्वेश्चन में कभी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम आता है तो हम उसको मिनिमाइजेशन करते हैं। और क्या रहता है स्टेप, सेम एज असाइनमेंट प्रॉब्लम। जिस तरीके से आपने असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करा, सेम एज इट इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में भी करते हैं, सेम, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। और जैसे ही वो मिनिमाइजेशन बन गया, इसके लिए बनाना पड़ता है रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स। क्या बनाना पड़ता है, रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स। तो कभी भी मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें बनाना पड़ता है रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स। और क्वेश्चन नंबर 24 उसी पे बेस्ड है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर अनबैलेंस होगा तो उसको बैलेंस बनाना पड़ेगा, फिर जाकर हमारा प्रोसेस होगा क्वेश्चन चालू। और सेम क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको पिछले में होमवर्क में दिया, ये इसी पे बेस्ड है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम पर। दोस्तों, अगर आपने असाइनमेंट प्रॉब्लम पढ़ा है तो मैंने आपको मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम जरूर 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 बताया होगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, नहीं बताया, अगर आपने नहीं पढ़ा, इन केस को कहता है कि भाई मैं पहले यहां पढ़ रहा हूं, इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ता हूं, कभी शेड्यूल फॉलो नहीं करते। पर मैंने इस बार शेड्यूल दिया ही नहीं, क्लासेस 1 2 3 करके ही दे रखी है, तो आपको वैसे तरीके से देखनी पड़ेगी। बाकी अकाउंट और लॉ में ऐसे ही होता है, अकाउंट में जोन से हमारी चैप्टर उठा लेते हैं, लॉ में जोन से हमारी चैप्टर उठा देते, तो गलत कर जाते हैं स्टूडेंट। चलो कोई बात नहीं। कहता है लेडीज फैशन शॉप है, विश टू परचेज अ फॉलोइंग क्वांटिटी ऑफ समर ड्रेस। कहता है वो इतनी क्वांटिटी में खरीदना चाहती है, मतलब डिमांड है कि ड्रेस, फर्स्ट ड्रेस साइज है फर्स्ट, पहले साइज का नंबर का 100 क्वांटिटी खरीदना चाहती है, दूसरे साइज का नंबर में 200, तीसरे साइज का नंबर में 450 और चौथे साइज वाले नंबर में 150 क्वांटिटी के ड्रेस खरीदना चाहती है। 3 मैन्युफैक्चरर्स है आर विलिंग टू सप्लाई द ड्रेस, और 3 मैन्युफैक्चर ड्रेस को सप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यहां पर हमारे पास 4 वो है डेस्टिनेशन जहां पर ड्रेस चाहिए। तो ड्रेस कहां चाहिए, इधर चाहिए, मतलब लेडीज फैशन शॉप में ड्रेस चाहिए। 4 डेस्टिनेशन है, अलग अलग साइज के ड्रेस चाहिए। 3 मैन्युफैक्चर है जो इन ड्रेसेस को देगा। मैन्युफैक्चर ए जो है, देखो द क्वांटिटी हैज गिवन बिलो, मैक्सिमम दैट दे आर एबल टू सप्लाई ऑफ एनी गिवन कॉम्बिनेशन टू ऑर्डर द ड्रेस। कहता है ये मैक्सिमम क्वांटिटी है जो मैन्युफैक्चर ए सप्लाई कर सकता है। तो मैन्युफैक्चर जो ए है वो ज्यादा से ज्यादा 150 क्वांटिटी ऑफ ड्रेस ही सप्लाई कर पाएगा। मैन्युफैक्चर बी है जो वो 450 कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, और मैन्युफैक्चर सी जो है वो 250 कर सकता है। चाहिए कितनी, आओ मेरे पे डिमांड है 100, 200, 450 और 150, तो मुझे 900, अगर मेरी लेडीज फैशन शॉप है तो मेरी शॉप, अगर शॉप मेरी है तो मुझे 900 ड्रेस चाहिए। और तीनों मैन्युफैक्चर को मिलाकर कितने हम ड्रेस ले सकते हैं, 850। तो चाहिए मुझे 900, और मैन्युफैक्चर अगर तीनों से खरीदूं तब भी मुझे 850 मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिल सकते, तो मेरी डिमांड सेटिस्फाई नहीं हो पा रही। तो दैट्स कॉल्ड अनबैलेंस प्रॉब्लम। तो ये हमारी अनबैलेंस प्रॉब्लम होगी, सप्लाई डिमांड के बराबर नहीं है। अब इसके बाद आगे पढ़े तो आगे क्या लिखा है, कहता है द शॉप एक्सपेक्ट कर रहा है, जो फैशन शॉप वाला है पर्सन, वो एक्सपेक्ट कर रहा है द प्रॉफिट पर ड्रेस टू वेरी विद द मैन्युफैक्चर एज गिवन बिलो। कहता है कितना प्रॉफिट अर्न करूंगी अगर मैं मैन्युफैक्चर ए से खरीदता हूं या खरीदती हूं, जो भी ड्रेस है अगर मैन्युफैक्चर ए से खरीदा जाए तो मुझे पर ड्रेस को बेचने में कितना प्रॉफिट होगा। वो एक्सपेक्टेशन शॉप वाले ने नीचे कर दी कि अगर मैन्युफैक्चर ए से, पहले साइज का मैन्युफैक्चर ए से मैं शॉप वाला हूं, मान लो कि अगर मैन्युफैक्चर ए से मैंने फर्स्ट साइज वाला प्रोडक्ट खरीदा, सामान खरीदा, ड्रेस खरीदी, तो वो हर एक ड्रेस 2.5 रुपए की बिक जाएगी, मैं बेच दूंगा उसको, तो मैं इतना प्रॉफिट अर्न करूंगा, हर एक ड्रेस बेचने पे 2.5 रुपए कमाऊंगा। सॉरी, ये था, दोबारा समझे। मान लो आप मैन्युफैक्चर हो और मैं शॉप वाला हूं, तो मैं आपसे पहले साइज का, फर्स्ट आप मैन्युफैक्चर ए हो, मैं शॉप वाला हूं, तो आप से अगर मैं पहले साइज की ड्रेस खरीदूं, फर्स्ट साइज की ड्रेस खरीदूं, तो जो मैं खरीदूंगा, जितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए होगा उतनी क्वांटिटी में आपसे पहले साइज की ड्रेस खरीद ली,
उस सारी ड्रेस को बेचने पे, हर एक ड्रेस को बेचने में मुझे ₹2.5 का प्रॉफिट होगा शॉप वाले को। ऐसी अगर मैन्युफैक्चर ए से मैं दूसरी नंबर वाली साइज की अगर ड्रेस खरीदूं, तो जब मैं उस ड्रेस को बेचूंगा हर बेचने पर ₹4 का प्रॉफिट होगा। ऐसी बी के साथ ऐसी सी के। तो ये प्रॉफिट दे रखा है शॉप की एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। शॉप वाले ने एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाल रखा है। अलग अलग मैन्युफैक्चर से जब मैं सामान खरीदूंगा, ड्रेस खरीदूंगा, और जब उसको बेचूंगा तो इस मैन्युफैक्चर वाली ड्रेस इतने की बिक जाएगी, या मैन्युफैक्चर वाले पर्सन की ड्रेस इतने की बिक जाएगी, और इतने का मेरा प्रॉफिट अर्न होगा। तो ये प्रॉफिट आपको दे रखा है। तो ये आपको प्रॉब्लम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। ये आपको प्रॉफिट दे रखा है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है आपको, इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक लगानी है। देखो क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा, ये सी और ये फोर्थ क्या बताता है? देखो ये वाली लाइन क्या बता रहा है? ये ₹2.5 क्या बता रहा है कि अगर शॉप वाला सी मैन्युफैक्चर से चौथे नंबर की ड्रेस खरीदेगा और जब शॉप वाला उसको बेचेगा तो ₹2.5 का प्रॉफिट कमाएगा। ये मतलब है इसका। ठीक, कहता है यूज करो ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक और सॉल्व करो प्रॉब्लम, और हाउ द ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड, और किस तरीके से ऑर्डर प्लेस करना चाहिए मैन्युफैक्चर को। मैं शॉप वाला हूं, अब किसी मैन्युफैक्चर से सामान खरीदता हूं और उसको जब बेचता हूं तो किसी में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किसी में कम हो रहा है। जैसे आप चेक कर लो, अगर मैं मैन्युफैक्चर से साइज 1 का प्रॉफिट खरीदू, शर्ट ड्रेस खरीदता हूं मैन्युफैक्चर ए से, अगर साइज 1 का ड्रेस खरीदूंगा तो मुझे वो ₹2.5 कमा कर देगा प्रॉफिट जब मैं बेचूंगा उसको। ऐसे बी से खरीदूंगा तो ₹3 कमा कर देगा जब बेचूंगा। अगर सी से मैं खरीदता हूं तो ₹2 प्रॉफिट अर्न करूंगा जब मैं उस सी से खरीदने के बाद जब मैं उसको बेचूंगा। तो अलग अलग वेरी कर रहा है प्रॉफिट अलग अलग मैन्युफैक्चर से, कि किस तरीके से आप, मैं को बोल रहा है हमें ऑपरेशन मैनेजर, मान लो शॉप का मालिक है, हमें एज अ ऑपरेशन मैनेजर हमें इसको हायर करा हुआ है, हमको हायर करा है उसने, और वो हमसे कह रहा है कि एज अ ऑपरेशन मैनेजर आपसे पूछ रहा है, मैं शॉप का मालिक हूं और आप ऑपरेशन मैनेजर हो, मैं आपसे बोल रहा हूं बताओ किस मैन्युफैक्चर को कितना ऑर्डर प्लेस करूं, इससे मुझे ये पता चल जाए कि जब मैं इसको बेचूं तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो लगाओ ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक और बताओ। तो यूज द ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक टू सॉल्व द प्रॉब्लम हाउ द ऑर्डर शुड बी प्लेस विद द मैन्युफैक्चर बाय द फैशन। कौन सा करेगा? फैशन शॉप वाला मैन्युफैक्चर को किस ऑर्डर में ऑर्डर प्लेस करे जिससे आपकी जो ऑर्डर की जो मैक्सिमम, जिससे क्या हो जाए, ऑर्डर प्लेस करूंगा उससे मेरा प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमाइजेशन हो जाए। दूसरे नंबर का क्या कहता है, बाद में सिखाएंगे। कह रहा है एक्सप्लेन हाउ डू यू नो देयर इज नो फर्दर इंप्रूवमेंट पॉसिबल। आपको कैसे पता चला कि इंप्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है? वो बात की बात है, क्या समझेंगे? पहले तो हमें ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक लगानी है, और हमने हमेशा ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक लगाई है मिनिमाइजेशन में, और ये दे रखा है मैक्सिमाइजेशन। कह रहा है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो। तो सिंपली हम क्या करते हैं, किसी भी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन करने के लिए हमें बनानी पड़ती है रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स। देखेंगे दोस्तों किस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले अगर जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम गिवन होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता देता हूं। स्टेप नंबर 1 हमारा रहेगा कि पहले आप अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम को बैलेंस करो, अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम को बैलेंस करो। फिर स्टेप नंबर 2 रहेगा हमारा, फिर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन करो। तो पहले आपको अनबैलेंस को बैलेंस करना है अगर वो है तो, फिर मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन करना है, फिर मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइज करना है। जब ये दोनों स्टेप हो जाएंगे तो स्टेप नंबर 3 के अंदर आप सारा प्रोसेस उतार लेना, फिर आप एलोकेशन करना, फिर टेस्ट करना, फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना, वो सभी स्टेप वापसी फॉलो करना। सबसे पहले हम अनबैलेंस्ड को बैलेंस करेंगे, फिर मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन करेंगे। ऐसे मत करना कि पहले मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन करो फिर अनबैलेंस को बैलेंस करो, गलत हो जाएगा फिर कॉन्सेप्ट। तो आओ, तो हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या हिसाब से दे रखा है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 29 में स्टार्ट कर रहा हूं यहां से, ठीक है। वो तो मैंने स्टेप बता देता, लिखना चाहो लिख लो, पर लिख लेना उसको कि आपको समझ में आएगा। फर्स्टली हम अनबैलेंस को बैलेंस करेंगे, देन मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन करेंगे। कैसे करना है, क्या करना है, सब बताऊंगा। अनबैलेंस को बैलेंस करना आपको आता है ना? बताइए। अनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? हियर इन क्वेश्चन टोटल डिमांड, here in question total demand is not equal to total supply. Here in question total demand is not equal to total supply, that is total demand मुझे 900 दे रखी है
और टोटल सप्लाई दे रखा है 850। तो फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट द अनबैलेंस प्रॉब्लम इनटू बैलेंस प्रॉब्लम, इनटू बैलेंस्ड प्रॉब्लम। तो पहले हमें अनबैलेंस प्रॉब्लम को बैलेंस प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये लाइन आपको लिखनी ही पड़ेगी, इसके बिना काम नहीं बनेगा। बताना पड़ेगा एग्जामिनर को कि टोटल डिमांड टोटल सप्लाई के इक्वल नहीं है, तो ये अनबैलेंस प्रॉब्लम है और हमें अनबैलेंस प्रॉब्लम को बैलेंस प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है। सो हियर वी इंट्रोड्यूस, करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हियर वी इंट्रोड्यूस अ डमी, बताओ रो बनाऊं या कॉलम बनाऊं, मुझे बताओ। टोटल डिमांड मेरी कितनी है 900 और डिमांड शो होती है कॉलम में, और टोटल मेरे पास रो के टोटल सप्लाई कितना कर रहा हूं मैं 850। तो मेरी सप्लाई कम है या डिमांड कम है? सर मेरी इस बार डिमांड कम नहीं है, सप्लाई कम है। डिमांड मेरी 900 है और सप्लाई मेरी 850, तो इसलिए मुझे 50 और चाहिए सप्लाई के अंदर। तो अगर आप ध्यान दीजिए, तो मैं इसको बाद में लिखूंगा, पहले मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से काम होगा। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब मान लो आपके पास, ये आपके पास फर्स्ट ड्रेस, सेकंड ड्रेस, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो ये आ गई फर्स्ट, ये आ गई सेकंड, ये आ गई थर्ड और ये आ गई फोर्थ, और ये आ गई रो 1 2 3। तो अगर आपको सप्लाई गिवन है, सप्लाई, और आपको दे रखी है डिमांड। डिमांड मुझे पता है, क्वेश्चन के अंदर मुझे गिवन है 100 200 450 और 150, जो कि ड्रेस की डिमांड है फर्स्ट सेकंड थर्ड की। तो 100 200 450 150, 100 200 450 और 150, दिख रहा है आपको? ठीक है। सप्लाई बताना कितनी है, मैन्युफैक्चर 150 450 250 सप्लाई कर सकते हैं, 150 450 और 250 सप्लाई कर सकते हैं। अब 250 सप्लाई कर सकते हैं, तो यहां पर जब टोटल करोगे, तो इसका जो टोटल आ रहा है 850 आ रहा है, और इसका जो टोटल आ रहा है वो 900 आ रहा है। तो मुझे बताओ कमी कहां पड़ रही है? मैंने जब रो का कॉलम करा, रो का टोटल करा तो 850 आया, और जब मैंने कॉलम का टोटल करा तो मेरा 900 आया। तो मेरी जो कमी पड़ रही है वो रो में पड़ रही है। अगर यहां पर 50 और आ जाए तो मैं क्या कर पाऊंगा, मैं टोटल डिमांड टोटल सप्लाई के इक्वल कर पाऊंगा। तो पहले ये समझो कि इंट्रोड्यूस कहां करना है, डमी। तो मैन्युफैक्चर ए है, बी है, सी है, और यहां मेरा बना दूंगा मैं डमी रो। ठीक है सर, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है। तो हियर सो वी इंट्रोड्यूस अ डमी रो एट अ सप्लाई ऑफ, डमी रो बनाना है एट अ सप्लाई ऑफ, सप्लाई कितनी होनी चाहिए 50, जो कि कैसा आया 900 माइनस 850, एंड ऑल एलिमेंट ऑफ डमी रो इज 0, ऑल एलिमेंट ऑफ डमी रो इज 0। समझ में आया? तो सबसे पहले मैं अनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सर मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी सप्लाई कम है या मेरी डिमांड कम है। अगर मेरी डिमांड सप्लाई कम है तो मुझे रो इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। ये रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये रटने की जरूरत नहीं है। ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई देखो रो में 850 आ रहा है और डिमांड में 900 आ रहा है, तो कमी कहां पर पड़ रही है? अगर इधर 50 और आ जाए, इधर मेरा 50 और ऐड हो जाए, तो मेरे 850 से 900 कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही तो करना है। तो अब मैंने यहां पर डमी रो बनाई और यहां पर मैंने 50 ऐड कर दी सप्लाई, और डमी रो का जो मैंने एलिमेंट दिया वो 000 दे दिए, क्योंकि डमी में अगर हम सप्लाई करते हैं तो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या कोई भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा ही नहीं। ठीक है। और ये मेरा आ गया अब 900 900, जो कि मेरी बन गई बैलेंस प्रॉब्लम। ये आप देख लेते जल्दी से क्या क्या दे रखा है, 2.5 3 2, 2.5 3 2, 4 3.5 4.5, 4 3.5 4.5, 5 5.5 4.5, 5 4.5, 5 5.5 4.5 है, 5 5.5 और 4.5, 2 1.5 और 2.5, 2 1.5 और 2.5। तो ये आपके पास ही बना। अब क्योंकि ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, द अबव टेबल इज, द अबव लिखेंगे फिर दोबारा, द अबव टेबल इज
maximization problem. The above table is maximization problem. So our next step is to convert the maximization problem into minimization problem. So we have to prepare relative loss matrix. क्या बनाना पड़ेगा? relative loss matrix. तो हमें एक relative loss matrix बनाना पड़ेगा जिससे हम मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन कर सके, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक हमेशा मिनिमाइजेशन में लगेगी, मैक्सिमाइजेशन में नहीं लगेगी. तो आओ अब रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लिखते हैं इसके अंदर. फर्स्टली select the highest element in a table. Firstly, select the highest element of table. That is 5.5. टेबल के अंदर जो हाईएस्ट एलिमेंट है आप चेक करो वो 5.5 है. एंड subtract all the element of table from 5.5. The answer will get the minimization problem. भूल गए? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में मिनिमाइजेशन, असाइनमेंट प्रॉब्लम में हमने क्या सिखाया था कि अगर आपको किसी भी टेबल को मैक्सिमाइजेशन से मिनिमाइजेशन करना है तो उसके हाईएस्ट नंबर लो और सभी एलिमेंट को हाईएस्ट नंबर से माइनस करो. आपने हाईएस्ट नंबर से माइनस, मतलब हाईएस्ट नंबर जो लोगे वो आगे रखना और सारे एलिमेंट उसको पीछे करना, फिर माइनस करना. जैसे 5.5 में से 2.5 गए तो 3 बचेगा, 5.5 में से 4 गए तो 1.5 बचेगा. इस तरीके से माइनस करना और बन जाएगी आपकी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम. तो ये बन गई आपकी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम. और फिर लगाना आप जो आप टेक्निक लगाते हो ट्रांसपोर्टेशन की. एक 2 3, 1 2 3 4. तो ये हो गया ए बी, सॉरी ए बी नहीं है, ये फर्स्ट सेकंड है. फर्स्ट ड्रेस, सेकंड साइज ड्रेस, थर्ड साइज ड्रेस और फोर्थ साइज ड्रेस. और ये हो गया ए बी सी और डमी. अब अगर आप ध्यान दो, अगर आप पहले मैक्सिमाइजेशन से मिनिमाइजेशन करते, अगर आप पहले आप मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइज करते फिर डमी इंट्रोड्यूस करते तो डमी में 0 0 शो होता. पहले डमी इंट्रोड्यूस करने से बेनिफिट ये होता है, पहले डमी इंट्रोड्यूस करा हमने और फिर मिनिमाइजेशन करेंगे तो ये 0 0 हट जाएंगे और इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे दूसरा. देखो दिखाता हूं. 5.5 में से 2.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा जी? 5.5 में से 2.5 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 1.3. 5.5 में से 4.5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 1.5, 0.5 और 3.5. 1.5, 0.5 और 3.5. ये करा. इसके बाद 4.5 में से 5.5 में 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 2.5, 2, 0 और 3.5. 2.5, 2, 0 और 3.5. इसके बाद 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 3.5, 0.1, 1 और 3. 3.5, 0, 1, 1 और 3. 1, 1 और 3. समझ में आ रहा है? 3, 1.5, 0.5 और 3.5. अब 5.5 में से 0 माइनस करूंगा तो 5.5 में से 0 माइनस करूंगा तो सब में 5.5 आ जाएगा. 5.5, 5.5, 5.5, 5.5. और अगर आप डमी बाद में करते और मिनिमाइजेशन पहले बनाते तो पहले आप मिनिमाइजर बनाते तो यहां तक होता, फिर डमी इंट्रोड्यूस करते तो फिर 0 0 0 होता. इसलिए पहले क्या होगा, अगर कभी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम आई तो पहले आप अनबैलेंस को बैलेंस करोगे, उसके बाद मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन करोगे. यह है प्रोसेस. ठीक है, समझ में आ गया?
और यहाँ है सप्लाई, और यहाँ है आपके पास डिमांड। और सप्लाई और डिमांड आने के बाद आप लगाओगे वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, और उसके बिहाफ से आप कर दोगे एलोकेशन। करना जरा, सप्लाई बता दो कितनी कितनी है। तो सप्लाई हमारे पास है 100, 200, 450, 150, सॉरी यह है 100, 200, 450 और 150, और यह है 150, 450, 250, 150, 450, 250, और कितना कम पड़ गया था, कितना कम पड़ गया था भाई, 50, तो 50 और डाल दिया यहाँ पर डमी में। और ऐसा करने के बाद हम लगाएंगे वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, लगाएंगे वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाएंगे और करेंगे स्टार्ट अपना। अब मेरा मिनिमाइजेशन बन गया और मेरा बैलेंस प्रॉब्लम बन गया। अब स्टार्ट कर देंगे जिस तरीके से स्टार्ट करते थे आप, रो पेनल्टी, तो इसको हम क्या नाम देंगे जी, रो डिफरेंस बोल दो, और इसको बोल दो यहां पर कॉलम डिफरेंस, या रो पेनल्टी, कॉलम पेनल्टी, जो भी आपको सही लगे वो बोल दो। कैसे करते समय आता है आपको पता है? हाँ सर, पहले रो में देखो सबसे दो मिनिमम कौन से है, ये और ये, इन देने का ले लो डिफरेंस, तो 1.5 में से 0.5 जाएंगे तो बच जाएगा 1। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो 2 और 0, 2 में से 0 जाएंगे तो बच जाएगा 2। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 और 1, 1 और 1 का डिफरेंस आएगा 0। इन दोनों में सबसे कम क्या है, 5.5, 5.5 तो आएगा 0। ऐसे अब कॉलम में इन दोनों में सबसे छोटा क्या है, 2.5 और 3, तो 3 में से 2.5 जाएंगे तो क्या बचाएगा 0.5। इसमें सबसे छोटा क्या है, 2, 1 और 1.5, 1 और 1.5 सबसे छोटा है, तो 1.5 में से 1 जाएंगे तो क्या बचेगा 0.5। इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 1 और 0, 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 1, नहीं नहीं 0 और 0.5 है, सबसे छोटा 0 और 0.5 है। इसमें सबसे छोटा क्या है, 3 और 3.5, तो बन जाएगा 0.5। अब इस पूरे रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस में जो सबसे मैक्सिमम होगा उसको कर दो सर्कल, और उस रो में जो मिनिमम होगा उधर कर दो एलोकेशन। तो ये रहा 450 है, 450 ही देना है। लो भाई ये तो बढ़िया हो गया, ये आ गया 0, ये आ गया 0, और यहां से ये लाइन भी खत्म हुई और यहां से ये रो भी खत्म हो गई। ये देखो 450 ही सप्लाई था, देना सकता था, 450 ही चाहिए था, खत्म हो गया सर ये 0। ठीक है, आगे आगे इसके बाद फिर दोबारा डिफरेंस देखेंगे, तो मैंने अब रो में देखना है, तो ये 3 और 2 छोटे ये रहा, तो 3 में से 1.5 जाएंगे तो क्या बचेगा 1.5 बचेगा। इसमें अब कुछ नहीं आ सकता क्योंकि कट चुका है। इसमें सबसे छोटा क्या है, 1 और 3 है, तो 2 बच जाएगा इधर। इसमें सबसे छोटा क्या है, वही 5.5, 5.5, ये हो जाएगा 0। इधर बात कर ले तो इसमें सबसे छोटा क्या है, 3 और 3.5, यह आ जाएगा 0.5। इसमें सबसे छोटा क्या है, 1.5 और 1, क्या आ जाएगा 0.5। ये अब कट जाएगा क्योंकि रो कट चुकी है। इन दोनों में सबसे छोटा क्या है 0.5, जो बड़ा है उसको सर्कल कर दो। मैंने कहा ये लो जी सर्कल, सर्कल कर दिया। और इस रो में जो मिनिमम होगा उसको एलोकेशन कर दो। मेरा सबसे मिनिमम ये रहा, 250 चाहिए, 250 सप्लाई कर सकता है, 200 चाहिए 200 दे दो। और जैसे आपने 200 दे दिया, ये बच गया आपके पास 50, और ये हो गया यहाँ पर 0, 0 हो गया, तो ये आपके पास अब लाइन कट गई। फिर दोबारा आप क्या करेंगे, फिर दोबारा चेक करेंगे रो डिफरेंस, 3 और 3.5 में से बचता है 0.5। ये रो कट चुकी है, इसको हटा दीजिए, 0.5 ये हटा दी। इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, 3.5 और 3 में से 0.5। इन दोनों में से फिर दोबारा वो 0 आएगा क्योंकि 5.5 माइनस 5.5 0। इसमें से 3 और 3.5 में से डिफरेंस क्या आएगा, वही 0.5 आ जाएगा। ये लाइन हट गई, ये लाइन हट गई, इधर 3.5 में से 3 ही जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.5। अब क्या है हाईएस्ट, सर कोई हाईएस्ट नहीं, सारे 0.5 है, तो कहीं भी एलोकेट कर दो, कहीं भी एलोकेट कर दो। अगर सब एक जैसा दिखे तो कहीं भी एलोट कर दीजिए। तो मैंने यहां कर दिया, चलो पहले नंबर पर कर दिया, तो पहले नंबर कर दिया, सबसे मिनिमम क्या ये है, तो यहां पर एलोकेट कर दो। ये कितना आ जाए जी, ये 150 सप्लाई कर सकता है, इसको सोचिए। जैसे ही मैंने 100 सप्लाई करा तो यहां मेरा बच गया 50, और यहां मेरा बच गया 0, और ये होगी सप्लाई पूरी की पूरी खत्म। अब क्या बचा, अब इधर एक बचा, और इधर एक बचा, इधर भेजा, सब एक जगह बचा। तो अब अलग से आपको रो डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट कर दो। सबसे पहले आप अगर ध्यान दो तो इसको चाहिए 150, 150 में 50 ये देगा, 50 ये देगा, 50 ये देगा, खत्म हो जाएगा।
50 इसने दिया, ये हो गया 0, ये पहले से 0 था, 50 फिर इसने दे दिया, ये हो गया 0, और 50 इसने दे दिया, ये हो गया 0, तो तीनों को मिल गया 50 50 50, तो बन गया 0। एक जब किसी भी रो में जब रो डिफरेंस निकालते हैं और कॉलम डिफरेंस निकालते हैं तो एटलीस्ट कम से कम 2 मिनिमम लीस्ट नंबर होनी चाहिए, तब डिफरेंस निकलेगा ना। तो इस रो ये बच गया था, तो एक ही दिखा सब में, तो निकल ही नहीं सकता था, फायदा था ही नहीं। इसलिए आप क्या करें, यहां पर एलोकेट कर दो। तो आपके पास कितना बच गया, 1 2 3 4 5 6, आपके पास क्या बच गया, 6 आइटम बच गए। अब देखना दोस्तों, जो पिछली क्लास में आपको बता रहा था ना, नॉन डीजनरेट और डीजनरेट, अब ये क्वेश्चन है डीजनरेट का। जब रो और कॉलम बराबर होती है हमेशा कॉन्सेप्ट आ जाता है डीजनरेट का। देखो इधर रो भी 4 है और कॉलम भी 4 है, डीजनरेट आएगा, देखना। आओ दिखाऊं, तो मेरे पे नंबर ऑफ रो कितनी है, नंबर ऑफ रो मैंने कहा था ना आएगा तो जरूर बताऊंगा, देखो आ गया। और नंबर ऑफ कॉलम मैं तो सोचा था लास्ट में कराऊंगा, पर ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार होमवर्क में दिया था तो मैंने यही स्टार्ट कर दिया। नंबर ऑफ कॉलम मेरे पे कितने हैं, n, तो इससे मेरे पे 4 है और ये भी मेरे पे 4 है। तो अब मेरा फॉर्मूला क्या था, मैंने कहा था नंबर ऑफ एलोकेशन किसके बराबर आना चाहिए, नंबर ऑफ एलोकेशन किसके बराबर आना चाहिए, m प्लस n माइनस 1 के। तो मेरे पे एलोकेशन है 6 और m मेरे पे है 4 प्लस 4 माइनस 1, तो 6 इज इक्वल टू 7, नहीं है बराबर। तो जब ये बराबर नहीं है तो ये सोल्यूशन क्या है, नॉन डीजनरेट है या डीजनरेट 1 है, सर डीजनरेट 1, इट द सोल्यूशन इज डीजनरेट 1, सो द ऑप्टिमल टेस्ट इज नॉट पॉसिबल, द सोल्यूशन इज डीजनरेट 1। इसी का इंतजार था, आ गया। देयरफॉर द सोल्यूशन, देयरफॉर ऑप्टिमल टेस्ट इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर ऑप्टिमल सोल्यूशन, क्योंकि डीजनरेट 1 है, देयरफॉर ऑप्टिमल, इसका नाम मतलब होता है 3 बिंदु का, देयरफॉर ऑप्टिमल टेस्ट इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। फर्स्टली we have to remove degeneracy, firstly we have to remove degeneracy, डीजनरेसी बोलो, डीजनरेट बातें की, हमें क्या करना पड़ेगा, डीजनरेसी रिमूव करना पड़ेगा, टू गो फॉर ऑप्टिमल टेस्ट, टू गो फॉर ऑप्टिमल टेस्ट। तो ऑप्टिमल टेस्ट में जाने के लिए आपको सबसे पहले डीजनरेसी को रिमूव करना पड़ेगा ऑप्टिमल टेस्ट में जाने के लिए। तो ऑप्टिमल टेस्ट इज नॉट पॉसिबल, फर्स्टली वी हैव टू रिमूव डीजनरेसी टू गो फॉर ऑप्टिमल टेस्ट। तो ऑप्टिमल टेस्ट में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिमूव करना पड़ेगा डीजनरेसी को। अब डीजनरेसी कैसे रिमूव होता है, रिमूविंग ऑफ डीजनरेसी, तो एक स्टेप और बढ़ गया, रिमूविंग ऑफ डीजनरेसी। अब डीजनरेसी को रिमूव कैसे किया जाएगा, तो यही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बस ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डीजनरेसी को। देखो सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको, जैसे कि एक आपके पास एलोकेशन है, मान लो ये आपके पास यहां पर आपने एलोकेट करा, ठीक है, फिर यहां आपने एलोकेट करा, यहां आपने एलोकेट करा, और यहां वो हाईएस्ट नेगेटिव नंबर है, याद आ रहा है आपको, इस तरीके से करते, इधर करते थे प्लस एक्स, फिर माइनस एक्स करते थे, फिर प्लस एक्स करते थे, और फिर माइनस एक्स करते थे। हम ऐसा बनाते थे कि यहां से चालू करे और यूं घूमकर वापसी वहीं आ जाए। तो ये जो बॉक्स बनता है ना, इस बॉक्स को हम बोलते हैं क्लोज्ड लूप। ये नाम बताना भूल गया था मैं आपको, इस बॉक्स को क्लोज्ड लूप कहते हैं। तो कभी आपने अभी कहीं भी आकर आप सुनते हो कि ट्रांसपोर्टेशन में लूप क्या होती है, तो मैं बताना भूल गया उस टाइम पर, मेरा ध्यान सिर्फ क्वेश्चन में रह गया। इसको बोलते हैं क्लोज्ड लूप। रिमूविंग डीजनरेसी है तो मुझे इसका नाम लेना था, तो मेरे को यार ये तो बताना भूल गया मैं। तो जब भी हम हाईएस्ट नेगेटिव इंटीजर से, हाई नेगेटिव नंबर से हम एक लूप बनाते हैं, लूप इसको बोलते हैं, एक वो बनाते हैं जिससे हम एलोकेशन कर पाए, कि यहाँ से हटा के दूसरे में एलोकेट कर पाए, जिससे कॉस्ट कम आ जाए, ऑप्टिमल आ जाए, तो हम इसको बोलते हैं क्लोज्ड लूप, क्योंकि ये बंद हो जाता है, ठीक है। इसको क्या नाम देते हैं, क्लोज। तो ये समझ में आ गया, जो हमने वो लाइन ड्रॉ करी थी, जो बंद कर देते, यहाँ से चालू करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वापस यहीं आएंगे, तो इस पूरे को क्या बोलते हैं, क्लोज लूप। तो कहीं वर्ड अगर सुनाया है, समझ में सुनना, आपने कहीं वर्ड सुना क्लोज लूप, तो आपको पता चल गया होगा कि क्लोज लूप एक्चुअल में होता क्या है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। तो लूप मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन समझ में आया, और वो क्या होता है, हमेशा क्लोज रहता है, बंद करता है, जहां से स्टार्ट करा वहीं आके खत्म करना होता है, इसलिए इसको नाम पड़ता है क्लोज लूप। ठीक, जो चीज बताना भूल गया था। अब चलो इस पर आ जाते हैं, वापसी अपने कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, क्या है
आओ सर। तो अब ये दो तीन चीजें समझ में आ गई कि हमने सबसे पहले क्या निकालना है। हमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारे पे नंबर ऑफ एलोकेशन कितना है, 1 2 3 4 5 6। हमने एलोकेटेड सेल हमारे पे कितने हैं, 6 है। और हमारा जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम -1 बराबर आया तो 7 आ रहा है। तो अब मुझे बताओ कि अगर मुझे ये 6 गिवन है और ये 7 गिवन है, तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, डी जनरेसी का बन गया, डी जनरेट 1 हो गया। अब अगर मैं डी जनरेसी को नॉन डी जनरेसी में रिमूव करना चाहूँ, मतलब डी जनरेसी रिमूव करना चाहूंगा, तो अगर मुझे इधर 6 में अगर मैं एक और ऐड कर देता, मेरा एक और एलोकेटेड सेल हो जाता, तो ये डी जनरेसी नॉन डी जनरेसी बन जाता। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले हमारा पर्पस ये रहेगा कि जो हमारा एलोकेटेड सेल है उसको उसमें देखेंगे कि हमारे जो कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए तो 7 चाहिए और हमारे पास है कितना, 6 है, तो हम उसमें एक एड ऑन करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो डी जनरेसी आ रहा था वो बराबर नहीं आ रहा था, तो बराबर इक्वल लाने के लिए मुझे यहाँ पर एक और एलोकेटेड सेल डालना होगा। और वो जो एलोकेटेड सेल डालूंगा उसको डमी एलोकेटेड सेल कहते हैं। तो हमारा पहला स्टेप ये रहेगा, आप मुझे बताओ, मेरे को 6 और 7, मेरे को 6 को 7 बनाना हो तो मुझे क्या करना चाहिए, एक और एलोकेटेड सेल हो जाता, इधर 7 बन जाता। अगर मुझे एलोकेटेड इधर ये कितने 1 2 3 4 5 6 है, इसकी जगह मेरे 7 हो जाते तो मेरा डी जनरेसी नहीं आता। तो मैं क्या करूं, डी जनरेसी को हटाने के लिए जो नंबर ऑफ एलोकेशन सेल है उसमें एक और ऐड ऑन करके मैं उसके बराबर लिया हूं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिमूव करने के लिए पहला पॉइंट हमारा रहता है, सबसे पहले m प्लस n माइनस 1 की कंडीशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से 7 एलोकेटेड सेल होने चाहिए। कंडीशन के हिसाब से 7 एलोकेटेड सेल होने चाहिए। सेल होने चाहिए पर हमारे पास, पर हमारे में, पर टेबल में सिर्फ 6 एलोकेटेड सेल है, पर टेबल में सिर्फ 6 एलोकेटेड सेल है। तो डी जनरेसी को नॉन डी जनरेसी में कन्वर्ट करने के लिए, हमें एक और एलोकेटेड सेल की जरूरत है। समझ में आ रहा है, एक और एलोकेटेड सेल की जरूरत है। सिंपल सी बात, यही मैंने सिंपल सी एक बात कही कि भाई देखो m प्लस n माइनस 1 कहता है कि 7 एलोकेटेड सेल होने चाहिए। m प्लस n माइनस 1 के हिसाब से 7 एलोकेटेड सेल होने चाहिए टेबल के अंदर। हमने कितने एलोकेट करे हैं, कितने तरीके से एलोकेट करा, 6 तरीके से एलोकेट करा है, तभी वो डी जनरेसी आया। तो अगर आप डी जनरेसी को हटाना चाहते हो, कन्वर्ट करना चाहते हो नॉन डी जनरेसी में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो 6 है उसको 7 में बनाना पड़ेगा। तो 6 को 7 बनाने के लिए हमें एक एलोकेटेड सेल और जरूरत पड़ेगी, हमें उसको ऑल डालना होगा वहां पर। ठीक, दूसरा पॉइंट में हम कहते हैं एलोकेटेड सेल डालने के लिए अब हमें एक एलोकेटेड सेल डालना है, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, वो 7 बच जाएंगे। अभी 6 एलोकेट कर रखे, अगर एक और कर दूं तो हमारा वो 7 में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा पर्पस समझ में आया क्या है, रिमूव ऑफ डी जनरेसी को रिमूव करने का क्या पर्पस समझ में आया। 6 थे, 7 लाने हैं, तो 6 में एक और ऐड कर देना चाहिए, एक और एलोकेशन कर देना चाहिए। तो एलोकेशन हम हमेशा अनएलोकेटेड सेल में करेंगे, एलोकेटेड सेल में करेंगे। एलोकेशन जो हमें करना है वो हमेशा अनएलोकेटेड सेल में होगा। जिस सेल में एलोकेट हो चुका उसको नहीं करेंगे दोबारा, उसको नहीं छेड़ेंगे। अनएलोकेटेड सेल मतलब जिसमें एलोकेट अभी नहीं हुए। कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जिसमें एलोकेट नहीं हुआ, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने सारे सेल है जिसमें एलोकेशन नहीं हुआ, तो उसमें हम एलोकेशन करेंगे। एलोकेशन करने के लिए हमें एक रूल है जो फॉलो करना होगा। एलोकेशन करने के लिए रूल फॉलो करना होगा। एलोकेशन करने के लिए रूल फॉलो करना पड़ेगा। और तीसरे पॉइंट में वो रूल लिखता हूं, वो रूल क्या है।
ठीक है। अच्छा, मुझे एक बार बता दूं, जो एलोकेशन हम करेंगे, एलोकेशन, देखो इसको लिखते हैं, ऐसे एलोकेशन को डमी एलोकेशन कहते हैं, ऐसे एलोकेशन को डमी एलोकेशन कहते हैं। ठीक है, और रूल क्या है, किस तरीके से एलोकेशन करेंगे? मैं दोबारा पढ़ देता हूं। पहला हमने कहा कि देखो, सबसे पहले m+n-1 की कंडीशन के हिसाब से 7 एलोकेशन सेल होनी चाहिए, पर टेबल में सिर्फ 6 एलोकेटेड सेल है, तो डीजनरेसी को नॉन डीजनरेसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक एलोकेटेड सेल की जरूरत और पड़ेगी। अब जो एलोकेटेड सेल की हमें जरूरत पड़ेगी वो हम कहां पुट करेंगे? वो अनएलोकेटेड सेल में पुट करेंगे। सबसे पहले जो एलोकेटेड सेल हम डालेंगे वो अनएलोकेटेड सेल में होना चाहिए, और ऐसे एलोकेटेड सेल को हम बोलते हैं एलोकेशन डमी एलोकेटेड। ऐसे एलोकेटेड सेल को हम क्या बोलते हैं? डमी एलोकेटेड, डमी एलोकेशन बोलते हैं। और इसको करने के लिए हमें एक रूल फॉलो करना पड़ेगा। वो रूल क्या है? तो रूल नंबर 1 है, पहला, पूरी टेबल में सबसे पहले, पूरी टेबल में सबसे पहले आप लोवेस्ट कॉस्ट ढूंढो जो अनएलोकेटेड हो, अनएलोकेटेड हो। पूरी टेबल में सबसे पहले आप लोवेस्ट कॉस्ट ढूंढो जो अनएलोकेटेड में है, अनएलोकेटेड लोवेस्ट कॉस्ट ढूंढो। मतलब ऐसी कॉस्ट ढूंढनी है अनएलोकेटेड सेल में जो अनएलोकेटेड सेल में हो। ठीक है सर, मैंने ढूंढी, मैंने कहा सर ये रही ढूंढी, ये मेरी टेबल है। इस टेबल में मुझे बताओ सबसे लोवेस्ट कॉस्ट कौन है। एलोकेशन को भूल जाना, मतलब जो मैं ग्रीन शेड लगा रहा हूं उसको भूल जाना, उसको मत देखना। 1 2 3 4 5 6, इनको ढूंढ, इनको छोड़कर, ग्रीन शेड को छोड़कर बाकी किसमें ढूंढनी है? एक इसमें, एक इसमें ढूंढो, सबसे छोटा कम है। 1 2 3, सबसे छोटा जो एलोकेशन है वो ढूंढना है आपको, जो कहां पर है। तो सबसे छोटा आपको यहां दिख रहा है, ये सबसे छोटा है। ठीक है, ये वाला 1 सबसे, ये रहा 1 से ऊपर ये है, ये सबसे छोटा है। और अगर ये सबसे छोटा है, फिर आप देखो कि फिर आप देखो पूरी टेबल में सबसे पहले आप लोवेस्ट कॉस्ट ढूंढो जो अनएलोकेटेड सेल में हो। उसके बाद उस लोवेस्ट अनएलोकेटेड एलिमेंट को, उस लोवेस्ट एलिमेंट में देखो, उसके बाद उस लोवेस्ट एलिमेंट में देखो कि कोई क्लोज्ड लूप तो नहीं बन रहा, तो नहीं बन रहा। सबसे पहले क्या देखना है पूरी टेबल में? ऐसा अनएलोकेटेड सेल जिसमें जो सबसे लोवेस्ट हो। वहां पहुंच गए, वहां पहुंचने के बाद देखो कि वहां से कोई क्लोज लूप तो नहीं बन रहा कि वहां से चले और यहां घूम के वापस आ गए। अगर नहीं बन रहा, अगर नहीं बनता, अगर नहीं बन रहा तो क्या करना? अगर नहीं बन रहा तो वहां एलोकेशन कर देना, तो वहां एलोकेशन कर देना। नहीं बन रहा तो वहां एलोकेशन कर देना, और एलोकेशन ई नाम से किया जाएगा, ई नाम से किया जाएगा। तो ई लेट करा है बस। आप ए कर लो, आप बी कर लो, आप सी कर लो, आप डी कर लो, कुछ भी कर लो। मैंने ई लेट कर लिया क्योंकि स्टडी मैट में भी ई नाम से दे रखा है। आपको ए करना है ए कर लीजिए, बी करना है बी करना है, एक्स करना है एक्स कर लीजिए। एक्स मत करना क्योंकि जब हम लूप करते हैं तो वहां एक्स लगते हैं ना, प्लस एक्स, एक्स को छोड़कर बाकी कुछ भी कर लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टडी मैट ई लेट करा तो मैंने भी ई लेट कर लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। तो अगर नहीं बन रहा कोई लूप, अगर नहीं बन रहा
क्लोज्ड लूप, अगर नहीं बन रहा क्लोज लूप तो वहां एलोकेशन कर देना और एलोकेशन ई नाम से करना। और अगर बन रहा है, और अगर क्लोज्ड लूप बन रहा है तो नेक्स्ट लोवेस्ट एलिमेंट ढूंढना। नेक्स्ट लोवेस्ट एलिमेंट ढूंढना, नेक्स्ट लोवेस्ट एलिमेंट ढूंढना अनएलोकेटेड सेल में, नेक्स्ट लोवेस्ट एलिमेंट ढूंढना अनएलोकेटेड सेल में, और फिर चेक करना फिर लूप बन रहा है नहीं बन रहा, और फिर क्लोज लूप चेक करना एंड सो ऑन, ऐसे करते जाना अगर जब तक वो क्लोज लूप बनाए। तो पहली बारी में आ जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी सेकंड स्टेप में। अब मैंने क्या हो रहा, रूल क्या हमारा, हमें एक एलोकेशन डालना है जिससे हमारा क्या हो जाए, वो 6 से 7 बन जाए, ठीक है। अब एलोकेशन कहां डालेंगे, एलोकेशन ऐसी जगह पर डालेंगे जो सबसे लोवेस्ट होगा पूरी टेबल में। तो पूरी टेबल में सबसे लोवेस्ट क्या है, 0 होता, पर 0 था, पर 0 एक क्या है दोस्तों, एलोकेटेड है, 0 क्या है, एलोकेटेड है। अच्छा, अगर एक से ज्यादा लोवेस्ट मिले तो पहले उसके बारे में बताता हूं। ये लोवेस्ट है तो मैं यहां पर एक एलोकेशन कर दूंगा, ये लोवेस्ट है तो मैं यहां पर एक एलोकेशन कर दूंगा ई नाम का, ठीक है। ABCD कुछ भी ले लो, पर ई ले लेना, स्टडी मैट में ई लिखा है, ई ले लो। फिर ई से देखना कोई क्लोज लूप तो नहीं बन रहा, मैंने कहा यहां से नहीं बन रहा, एक यहां से यहां जाऊंगा, फिर यहां से यहां जा नहीं सकता, यहां से यहां नहीं जा सकता, यहां से यहां नहीं जा सकता, यहां से यहां जा सकता हूं, फिर यहां से कहीं नहीं जा सकता, यहां से यहां जा सकता हूं, फिर यहां आ सकता हूं, फिर वापसी वहां घूम के नहीं आ सकता, मतलब क्लोज लूप नहीं बन रहा इधर। अगर इधर क्लोज लूप बनता तो नेक्स्ट शॉर्टेस्ट एलिमेंट ढूंढना, फिर वहां से चेक करना लूप, वहां बन रहा है तो फिर नेक्स्ट शॉर्टेस्ट देखना। फिर तो ऐसा कभी आएगा ही नहीं, नेस्टीनेस की बात ही नहीं आएगी, पहली बारी में ऐसा आपको बन जाएगा, ऐसा आपको नंबर मिल जाएगा शॉर्टेस्ट एलिमेंट जहां से लूप बन ही नहीं रहा होगा, क्लोज लूप नहीं बन रहा होगा, तो वहां पर एक एलोकेशन दे देना। अब आप गिन लेना कि आपका एलोकेशन 7 हो गए। समझ में आया नहीं आया, तो इसमें नहीं करूंगा, मैं नया बनाऊंगा। समझ में आया, रूल क्या समझ में आया। और अगर एक से ज्यादा, ये तो भैया ठीक है, मान लो पूरी टेबल में सबसे पहले आप लोवेस्ट कॉस्ट ढूंढो जो अनएलोकेटेड सेल में हो। अगर एक लोवेस्ट कॉस्ट एलिमेंट है तो लूप चेक करना, और अगर एक से ज्यादा है, अगर एक से ज्यादा लोवेस्ट कॉस्ट एलिमेंट है तो उस एलिमेंट को सेलेक्ट करना जहां क्लोज्ड लूप ना बने, जहां क्लोज्ड लूप ना बने, बस यहां क्लोज लूप ना बने। और यही था आपके पास रिमूव करना डीजेनरेसी को। भाई अगर आपको एक दिख रहा है तो वहां से चेक कर लो भाई लूप है या नहीं, पहले में बदल जाएगा, लूप नहीं होगा। और अगर आपको 102 एलिमेंट दिख रहे हैं, मान लो 1.0.5 0.5 करके 2 बार होता, मान लो एक 0.5 यहां होता, ठीक, और एक 0 पॉइंट ऐसी जगह पर होता जहां पर लूप क्या बन रहा होता, मान लो यहां होता और यहां से घूमकर लूप बन रहा होता, तो उसको उस वाले 0.5 को सेट करना जहां पर लूप नहीं बन रहा, क्लोज लूप, बस ये बन जाएगा आपका। रिमूव कर देंगे डीजेनरेसी को। और लिख लो जी, लिख लो, पूरा लिख लो, ये पूरा एज इट इज छाड़ दो, रिमूविंग ऑफ डीजेनरेसी। तो पर्पस क्या था रिमूव करने का, सबसे पहले आप देखो कि कंडीशन सेटिस्फाई है नहीं, m+n-1 7 है और आपने एलोकेट करा 6। दोबारा सुनो मेरी बात को, ध्यान सुनो, लिखना बाद में, लिख लो, पहले ध्यान सुनो। सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने की कमी पड़ रही है m+n-1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करने। m+n-1 आ रहा है 7 और एलोकेटेड सेल करा है 6, तो हमें एक और एलोकेशन करना पड़ेगा। जो हम एलोकेशन करेंगे वो हमारा डमी एलोकेशन रहेगा और उसको हम अनएलोकेटेड सेल में एलोकेशन करेंगे। अब एलोकेशन सेल करने के लिए हमारे पास रूल है। रूल क्या है कि पूरी टेबल में ये देखो कि सबसे कम कॉस्ट कहां पर है, और वो जो कम कॉस्ट एलिमेंट होगा वो अनएलोकेटेड सेल में होना चाहिए।
ठीक है। अनएलोकेटेड सेल में हमने कम कॉस्ट वाला सेल ढूंढ लिया, मतलब वो ढूंढ लिया सेल, वो एलिमेंट ढूंढ लिया जिसमें सबसे कम कॉस्ट है। अगर वो एक से ज्यादा है तो चेक करो कि कहां पर क्लोज लूप नहीं बन रहा। जहां पर क्लोज लूप नहीं बन रहा उस पे आप एलोकेशन दे दो, और एलोकेशन जब आप दोगे तो ई नाम से एलोकेशन दे देना बस। और जैसे ही आपने ई नाम से एलोकेशन दिया तो आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ एलोकेशन बराबर हो गया m+n-1 के। क्लियर या नहीं क्लियर? और यही बात आपको सिर्फ इंग्लिश में लिख देनी है। इंग्लिश में मतलब रूल आपको इंग्लिश में लिख देना है, वी सिलेक्टिंग द लोएस्ट कॉस्ट एलिमेंट इन द होल टेबल और दैट वाज इन अ अनएलोकेटेड सेल। आफ्टर दैट वी चेक दैट दैट एलिमेंट कैनॉट, इस एलिमेंट में ऐसा करना है कि आफ्टर दैट वी चेक दैट, आफ्टर दैट वी चेक दैट ऑन दैट एलिमेंट कैन वी कंस्ट्रक्टेड अ लूप, क्लोज लूप और नॉट। If not, then we allocate that cell as a E. E को हम allocate कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से इंग्लिश बना लीजिएगा, कोई इतनी बड़ी इंग्लिश है नहीं इसमें, ठीक है। सिंपली सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैं लिखवा दूंगा, चलो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही लिखवा दूंगा। अभी ये जो हिंदी में लिखवाया है ना, मैंने इसको इंग्लिश में लिखवा देता हूँ। सिंपली आपको क्या लिखना है, ऐसे लिखना। देखो आपको ये सब नहीं लिखना, ये तो मैंने आपको हिंदी में समझाया है। रिमूविंग द डीजनरेसी के बाद आपको ये वर्ड लिखना है, इसके बाद सीधा आपको इंग्लिश में लिखना है, ये लिख देना, टू रिमूव डीजनरेसी then we should give a dummy allocation। ये आप लिख सकते हो, पूरी हिंदी जो मैंने लिखी है ना उसकी जगह पर इतना इंग्लिश लिख सकते हो आप। A dummy allocation on unallocated cell as a E or that or as a E। To remove the degeneracy then we should give a dummy allocation on unallocated cell। हमें क्या करना पड़ेगा, डमी एलोकेशन देना पड़ेगा ऑन एन एलोकेटेड सेल एज ई के थ्रू से देना पड़ेगा। ऑन द एलिमेंट एलोकेशन शुड बी डन ऑन द लीस्ट कॉस्ट ऑफ अनएलोकेटेड सेल and after that element, after that check in that element B, after that check in that element can we construct or loop or not। a loop or not। if not then allocate on that element, not and allocate on that element as E। देखो लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट आप इतना सारा लिखने को आपको याद करना पड़ेगा, मत लिखना। आप क्या करना है, टू रिमूविंग द डिजरेंसी वी एलोकेटिंग द डमी एलोकेशन ऑन अनएलोकेटेड सेल एज पर रूल लिख देना, बस बहुत है। मैंने लिख दिया, मैं अगर इसको लिखना चाहे वो अपने हिसाब से लिख सकता है, अपनी इंग्लिश में लिख सकता है, जिस तरीके से लिखना चाहो उस तरीके से लिख देना भाई, और करते चलो क्वेश्चन। इंग्लिश का पेपर थोड़ी ना है, ओएमएस का पेपर है, आंसर सही होना चाहिए। ये लो, तो सबसे पहले हमारे पास 1 2, जिंदगी में सही से बनेगा नहीं बनेगा एक बारी में, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हो गया ए बी सी और डी। अब सबसे पहले देखो ऊपर का एज इट इज, अब पहले तो कॉपी कर दो, इतने सारा चीज लिखवा दिया मैंने डीजेंडेसी में।
सर जो जो मैंने इतना सारा लिखवाया है ना, ये माइंड में याद रहता है हमारे को, इतना बड़ा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो लिखवाया इसलिए, आपको पता है मैं क्यों लिखवाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के टाइम में आपको हेल्प मिल सके। 3, 2.5, 3.5 और 5, इसकी फोटो क्लिक करता हूँ। चलो फोटो क्लिक कर लिया, अब सीधा ले देते हैं। 3, आप पीछे देखना चाहो तो देख सकते हैं। 3, 2.5, 3.5 और 5.5, 1.5, 2, 1, 5.5, 2, 1, 5.5, 0.5, 0, 1, 5.5, 3.5, 3.5, 3 और 5.5। तो इस तरीके से एलोकेशन कहाँ का था, एक एलोकेशन था यहाँ पर 100, एक एलोकेशन था यहाँ पर 50, यहाँ पर 450 था, यहाँ 200 था, यहाँ 50 है और यहाँ 50 है। तो ये तो हो गया एलोकेशन। अब मैं कहाँ एलोट करूंगा, पूरी टेबल में सबसे लीस्ट कहाँ है, ये रहा, और यहाँ पर एलोकेट कर दूंगा एज अ ई। पर यहाँ एलोकेट करने इस एलिमेंट में देखूंगा क्या लूप तो नहीं बन रहा, यहाँ से मैं यहाँ जा सकता हूँ फिर कहीं नहीं जा सकता, यहाँ से मैं यहाँ जा सकता हूँ फिर सीधा आ सकता हूँ फिर वापस घूम के आने, मतलब लूप नहीं बन रहा, इस एलिमेंट पे लूप नहीं बन रहा। अब वहां पर एलोकेट कर दो, बस इतना सा करना है इधर। अब नंबर ऑफ एलोकेशन, एलोकेशन इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 4 रो है, 4 कॉलम है, -1, तो 7 इज इक्वल टू 7। अब सोल्यूशन क्या बन गया, डी नॉन डीजेनरेसी। अब नॉन डीजेनरेसी बन गया, तो अब आपके पास द सोल्यूशन इज नॉन डीजेनरेट 1। The solution is non-degenerate one. Therefore, we have to do optimal test. Therefore, we have to do optimal test. तो हमें ऑप्टिमल टेस्ट करना होगा। पहले मैं करता हूं इसको कॉपी, चलो जी हो गया। देखिए जी, वी हैव टू डू ऑप्टिमल टेस्ट। चलो, तो वी हैव टू अप्लाई मोदी मेथड फॉर ऑप्टिमल टेस्ट। We have to apply Modi method for optimal test. We have Cij is equal to Ui plus Vj for occupied cell. ठीक है, तो करेंगे सर, ये आ गया पास। ठीक, अब यहां पर आप U1, U2, U3 और U4 निकालेंगे। V1, V2, V3, V4। ठीक, अब एक को 0 मानेंगे, किसको मानू, पहले कोई मान लेते 0, किसी को भी मान लो यार, लेट कर लो इधर 0, क्योंकि इसमें ही 3 माइनस 0 क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। 0.5 माइनस 0 क्या हो जाएगा सर, यहाँ 0.5 आ जाएगा। अब 0.5 माइनस 0 तो 0 माइनस 0.5, दैट्स कॉल्ड 0.5। अब इसकी मदद से और क्या मदद निकाल सकते हैं भैया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, 3.5 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। ये 4 है ना, ठीक है ना। मैं 3.5 माइनस, देखो 3 एलोकेशन था, मैंने इधर डाल दिया, ठीक है, और सारे अभी कम है, 3, 0, 3.5, ये कम ही है, तो मैंने 0 इधर लेट कर लिया। तो 3.5 माइनस 0 3.5, 0.5 माइनस 0 0.5, 3 माइनस 0 3। अब इन दोनों, इसकी मदद से, तीनों की मदद से ये निकाल देंगे, तो 5.5 माइनस 3.5 क्या हो जाएगा सर, 2, और 3 माइनस 3.5 क्या हो जाएगा, माइनस 0.5। अब इन दोनों की मदद से ये निकाल देंगे, तो 1 में से माइनस करेंगे माइनस 0.5, तो बच जाएगा 1.5, और इस तरीके से निकला आपके पास ये। ठीक है, ये तो आपको माहिर हो गया इसमें। फॉर फाइंडिंग डेल्टा आई जे, वी
हैव डेल्टा आई जे इज इक्वल टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी आई वी जे फॉर अनऑक्यूपाइड सेल, फॉर अनऑक्यूपाइड सेल। अच्छा, तो डेल्टा आई जे निकालना है, तो कहां अनऑक्यूपाइड सेल कौन से हैं? एक तो रो 1 कॉलम 2, ठीक है, पहले लिख लेता हूं, रो 1 कॉलम 2 कितना आया जी? यह है 1.5 और 0 प्लस 1.5, तो 1.5 माइनस 0 प्लस 1.5। अगला रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 3, रो 2 कॉलम 1 और रो 2 कॉलम 2 और रो 2 कॉलम 4 है, रो 2 कॉलम 2 और रो 2 कॉलम 4। इसके बाद आगे रो 3 कॉलम 1, रो 3 कॉलम 3, रो 3 कॉलम 1, रो 3 कॉलम 3। इसके बाद आगे रो 4 कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, तीनों में अनअलोकेटेड है। रो 4 1, 4 2, 4 3। चौथी रो में तीनों कॉलम 1 2 3 में है। अब आ जाओ एक एक करके करते हैं। ये हो गया था पहला इसका 2.5 माइनस ब्रैकेट में माइनस 0.5 प्लस 3, तो 2.5 माइनस माइनस 0.5 प्लस 3। इसके बाद 2 माइनस 0.5 प्लस 1.5, 2 माइनस माइनस 0.5 प्लस 1.5। सर ये तो आपको आता है, इसमें मुझे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 3.5 में से माइनस 0.5 प्लस 3.5, 3.5 माइनस माइनस 0.5 प्लस 3.5। इसका 3.5 माइनस माइनस 0.5 और 3, 3.5 माइनस माइनस 0.5 प्लस 3, ठीक है। 1 माइनस 0.5 और 0.5 प्लस का 1 माइनस माइनस 0.5 प्लस का 1.5, नहीं प्लस का 0.5, ठीक है। अब इधर 5.5 2 प्लस 3, 5.5 माइनस 2 प्लस 3, 5.5 2 प्लस 1.5, 5.5 माइनस 2 प्लस 1.5। एक भी आंसर नेगेटिव नहीं आ रहा, इसीलिए वोगल मैक्स अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करते हैं। 5.5 2 प्लस 0.5, 5.5 माइनस 2 प्लस 0.5। सॉल्व करो सर। देखो 1.5 में से 1.5 जाएंगे तो 0 बचेगा, और 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव। अगर नेगेटिव आया तब हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन इंप्रूव करना पड़ता है। ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए 0 ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, तो उसको इग्नोर कर देते हैं हम। 2.5 में से पहले तो 3 में से 0.5 करता हूं माइनस, और 2.5 में से 2.5 जाएंगे तो 0 बच जाएगा। ऐसे ही 1.5 में से 0.5 हटाऊंगा तो 1 बचेगा, 2 में से 1 गए तो 1 बचेगा। 3.5 में से 3.5 माइनस 0.5, 3 में से 0.5, ये 3.5 आ जाएगा, इन दोनों को सोल्व करके 3 आ जाएगा, तो 0.5 बचा। 3.5 में से 2.5 जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 में से 0 ये दोनों मिलाकर 0 होंगे तो 1 बचेगा। 5.5 में से 5 जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.5, 5.5 में से 3.5 जाएगा तो 2 बच जाएगा, और 5.5 में से 2.5 जाएगा तो 3 बच जाएगा। और देखो ऑल एलिमेंट ऑफ डेल्टा आई जे इज नॉन नेगेटिव, मतलब माइनस में नहीं है, और 0 जो दिखता है उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि 0 ऐसा नंबर होता है जो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। बचपन की मैथ में सिखाया जाता है ऑल एलिमेंट ऑफ डेल्टा आई जे इज नॉन नेगेटिव, so the solution is ऑप्टिमल। ये सोल्यूशन क्या है दोस्तों? ऑप्टिमल है, ठीक है। आओ अब एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेंगे, स्टेटमेंट शोइंग ऑप्टिमल सोल्यूशन, स्टेटमेंट शोइंग ऑप्टिमल एलोकेशन। लिखो ऑप्टिमल एलोकेशन, स्टेटमेंट शोइंग ऑप्टिमल एलोकेशन। तो क्या स्टेटमेंट बनेगी? तो सबसे पहले आप कॉलम बनाए, सबसे पहले आप कॉलम बनाए मैन्युफैक्चर का,
फिर आप कॉलम बनाना सर ड्रेस का, ड्रेस साइज। फिर आप कॉलम बनाइए एक एलोकेशन क्वांटिटी का। फिर आप एक कॉलम और बनाना प्रॉफिट पर यूनिट कितना होगा बेचने के बाद, अगर शॉप वाला बेचेगा तो कितना प्रॉफिट होगा। और फिर आप बनाना टोटल। अच्छा, तो मेरे पास पहला ए मैन्युफैक्चर है। ए मैन्युफैक्चर कौन कौन सी साइज के ड्रेस एलोकेट कर रहा है, एक तो पहला, एक तीसरा और एक चौथा। अब जो ई है ना, ई यहां पे लिख दू कहीं पर, द वैल्यू ऑफ ई शुड बी ट्रीटेड एज, यहां लिख दू इधर ई लेट करा, और द वैल्यू ऑफ ई कहीं पर लिख लो, द वैल्यू ऑफ ई इज इक्विवेलेंट टू 0। वाई हमने ई की वैल्यू को 0 क्यों लिया है, क्योंकि दोस्तों सारी सप्लाई एलोकेट ऑलरेडी हो चुकी है, सारी डिमांड भी पूरी हो चुकी है, तो ना तो सप्लाई बची ना डिमांड बची, सिर्फ डीजनरेसी हटाने के लिए 0 एलोकेशन कर दिया। वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू 0 क्यों होता है, क्योंकि सारी सप्लाई ऑलरेडी एलोकेट हो चुकी और डिमांड पूरी मीट कर चुके। इसलिए इसको 0 मानते हैं। क्यों, अरे दोस्तों हम एलोकेशन कर रहे हैं, एलोकेशन का मतलब समझ में आ रहा है आपको, आपने ई को एलोकेट करा, आपने ई को एलोकेट करा, या ई को, जब इधर ई एलोकेट करा तो इसका मतलब क्या है कि जो मैन्युफैक्चर ए है वो थर्ड ड्रेस की ई क्वांटिटी दे रहा है। ई क्वांटिटी मतलब 0 क्वांटिटी दोस्तों, क्योंकि उसकी वो ऑलरेडी बांट चुका अपनी सप्लाई, जितनी देनी थी 150 थी उसकी सप्लाई, ए के बाद 150 यूनिट थी, उसने 100 फर्स्ट वाली दी और 50 चौथी वाली दी थी, अब बची नहीं, तो ई पे क्या करेगा, वो ई 0 मानना पड़ेगा। अरे ए की जितनी सप्लाई थी दोस्तों वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुका, ऑलरेडी बांट चुका, उसके बाद अब कोई सप्लाई नहीं है देने को, तो हम जो एलोकेशन करते हैं ई नाम का सिर्फ डीजनरेसी हटाने के लिए करते हैं, ई को 0 ट्रीट करते हैं, क्योंकि सप्लाई है ही नहीं तो डिमांड कैसे पूरी करेगा, तो इसलिए वो 0 है। समझ में आया, ई को हम 0 मानते हैं। तो अगर आप इस वाले कॉलम में देखोगे तो ए ने 3 जगह सप्लाई करी है, तो इधर ई क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। तो ए ने पहले को दिया 100 और दूसरे साइज का चौथे साइज का दिया 50। ए ने पहले साइज का दिया और ए ने चौथे साइज का दिया, कितना, इसने 100 दिया और इसने 50 दिया। सर ई को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ डीजनरेसी हटाने के लिए ई का यूज करा जाता है और उसकी वैल्यू 0 होती है। तो यहां मैं 100 यूनिट लिख लेता हूं, यहां मैं 50 यूनिट लिख देता हूं। अब बताओ बी वाले ने कितना दिया है, तो बी वाले ने क्या किसको दिया, बी वाले ने तीसरी नंबर की ड्रेस 450 दी है, बी वाले ने तीसरी नंबर की ड्रेस 450 यूनिट दी है। और सी वाले ने, सी ने दूसरी नंबर की दी है और चौथे नंबर की दी है 200 और 50, दूसरी नंबर की और चौथे नंबर की, तो 200 है और 50 यूनिट है। और हमसे पूछा था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और फिर डमी ने कितना दिया, तो डमी ने किसको दिया है, डमी ने आपको लास्ट में दिया चौथी 50 उसके, चौथी और 50 यूनिट दिया। और डमी की वैल्यू किधर क्या है, डमी का प्रॉफिट, डमी में कितना प्रॉफिट होगा, कुछ भी नहीं भाई। मतलब हम ये मान सकते हैं कि हमने 50 यूनिट की डिमांड पूरी नहीं कर पाए। डमी का मतलब है इधर कि हम 50 यूनिट की डिमांड पूरी नहीं कर पाए। डमी का मतलब क्या है कि 50 यूनिट की डिमांड हम पूरी नहीं कर पाए। क्यों भाई, सर हमारे को 900 की डिमांड चाहिए थी, तो सप्लायर के पास 850 ही तो कर सकता था, वो तो सॉल्व करने के लिए 50 की डमी और लगा दी कि है चलो मान लो, है ही नहीं, कहां से मान लो, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डमी और ई का यूज करा जाता है, सिर्फ वो प्रॉपरली सॉल्व हो पाए बस, और इनका कोई भी यूज नहीं है। सिर्फ
50 यहाँ पर ऐड करने का पर्पस ये है कि बस 900 के बराबर आ जाए और बैलेंस बन जाए। क्या 50 ऐड करने पे क्या सप्लायर 50 और डिलीवर करने लग जाएंगे? नहीं, ये तो 150 ही करेगा, ये तो 450 और 250 करेगा, इससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। मैक्सिमम है एबल टू सप्लाई, कितना कर सकते हैं? इतना ही कर सकते हैं। 50 आपके ऐड कर देने से डमी मान के वो थोड़ा ऐड हो जाएगा मैन्युफैक्चर के पास। इसलिए दोस्तों जब हम डमी ऐड करते हैं सिर्फ प्रॉब्लम को बैलेंस में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। ये जो 50 हमने ऐड करा है ये हम सप्लाई नहीं कर सकते इसकी हम। तो इसका 50 का मतलब है कि अगर 34 साइज का 50 यूनिट की सप्लाई हम नहीं कर पाएंगे, शॉप वाला मांग तो रहा है मैन्युफैक्चर से, पर मैन्युफैक्चर 50 यूनिट सप्लाई नहीं कर पाएगा, इसलिए उसमें 0 का प्रॉफिट होगा। अब आप चेक कर लो कि ए ने, अब इसको हम मेन टेबल से देंगे, प्रॉफिट पर यूनिट मेन टेबल से देखी जाएगी जो क्वेश्चन में है, ठीक है। तो ए ने जब पहले साइज पे देगा तो ए जब फर्स्ट साइज वाले को देगा तो कितना प्रॉफिट होगा? ये है ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसको हमने रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स से कन्वर्ट कर लिया था। तो आप हमेशा इस वाले टेबल में देखोगे प्रॉफिट पर यूनिट कितना होगा? 2.5 रुपए का होगा 1 यूनिट पर, ठीक। चौथे वाले पे 2 रुपए का होगा। बी 450 यूनिट करे तीसरे वाले पे, बी तीसरे वाले पे 5.5 रुपए का प्रॉफिट होगा पर यूनिट। दूसरा और चौथा, दूसरे पे 4.5 और चौथे पे 2.5, 4.5 पर यूनिट और 2.5 रुपए पर यूनिट, इस तरीके से प्रॉफिट होगा। 4.5 पर यूनिट और 2.5 रुपए पर यूनिट। अब कर दो टोटल, तो 100 इंटू 2.5 कितना हो गया? 250। 150 इंटू 2 200 हो गया। 450 इंटू 5.5 ये आ गया 2475। 200 इंटू 5 4.5 ये आ गया 900। 50 इंटू 2.5 ये आ गया 125 और ये आ गया 0, क्योंकि डमी का मतलब है, हमने सिर्फ डमी का मतलब है कि हम 50 यूनिट यहाँ पर हम मांग तो रहा है शॉप का ओनर, पर मैन्युफैक्चर 50 यूनिट नहीं दे पाएगा। अब जब मैन्युफैक्चर 50 यूनिट नहीं दे पाएगा, हम शॉप वाले हमको अपने ये क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हमें अपने आप को शॉप पर्सन ट्रीट करना पड़ेगा। और हमें लगता है कि यार हमें 900 डिमांड चाहिए, पर सप्लाई मैन्युफैक्चर सिर्फ 850 कर सकता है। जो 50 यूनिट पे हम कमाते, चौथे साइज वाला आना था वो नहीं आएगा, उसमें हम 0 का प्रॉफिट कमाएंगे और टोटल प्रॉफिट इस तरीके से ये हो जाएगा। कर दो सर। और ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन है इस पूरी बुक का, सबसे खतरनाक क्वेश्चन, इससे ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन नहीं आएगा आगे वाले में। तो आप ये हाईएस्ट ऐसी प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन की, इससे खतरनाक क्वेश्चन तो फाइनल लेवल पे भी नहीं पूछ सकता था। 3850, तो टोटल आपके पास प्रॉफिट हुआ 3850। तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट कितना होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू 3850, ये आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट है। ठीक है जी, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और पूछा था, कहता है एक्सप्लेन करो हाउ यू नो देयर इज नो फर्दर इंप्रूवमेंट पॉसिबल। आप कैसे जानते थे कि आगे इंप्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है इसमें, देयर इज नो फर्दर इंप्रूवमेंट, और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कैसे जानते थे? इसमें आप ये लिख सकते हो कि वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या होता है, वो प्रिफरेबल इसलिए रहता है। वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड के अंदर, प्रिफरेबल मैंने ऐसा लिखना, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड के अंदर जो सोल्यूशन आता है, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो आता है, वो एग्जैक्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन के बराबर आता है या वेरी क्लोज टू ऑप्टिमल सोल्यूशन के बराबर आता है, जैसे हमने बताया था, अभी दिखाया था मैंने आपको ना, वो लाइन पढ़ के दिखाई थी। और जब हमने टेस्ट किया तो हमारे सारे एलिमेंट जो डेल्टा आई जे के है वो पॉजिटिव निकले, इसलिए फर्दर इंप्रूवमेंट नहीं होगा, ये हमें पता चला। तो आपसे पूछ रहा है कैसे आपको पता चला कि आगे फर्दर इंप्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है, कि कैसे पता चला आपको कि कोई भी अगर आगे इंप्रूवमेंट नहीं करनी? तो हमें पता चला कि जब हमने डेल्टा आईजे निकाला और उसमें देखा कि सारे एलिमेंट जो डेल्टा आईजी के है वो नेगेटिव, नॉन नेगेटिव है, सारे पॉजिटिव है, तो हमें पता चला कि जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमने निकाला है वही ऑप्टिमल है, आगे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा आप इस एक्सप्लेनेशन 2 के अंदर लिख सकते हो। पर आपको हकीकत बताऊं, ये ना स्टडी मैट में ना इसका आंसर दिया भी नहीं है। आप अगर चेक करो तो स्टडी मैट में इसका आंसर नहीं है। और दिसंबर 2019 के एमटीपी में सेट 2 में पूछा गया था, फिर दोबारा दिसंबर 2019 के मॉक टेस्ट पेपर के सेट नंबर 2 में पूछा गया था, वहां खोल के देखो, इसका आंसर इंस्टीट्यूट ने खुद नहीं बताया। ये सिंपल आंसर है कि एक्सप्लेन करो हाउ यू नो, आप कैसे जानते हो देयर इज नो फर्दर इंप्रूवमेंट पॉसिबल, इसमें और इंप्रूवमेंट करने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, जरूरत है ही नहीं।
कैसे जानते हो? बस सिंपल सी बात है, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड कहता है कि आप अगर वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल बन जाता है या वेरी क्लोज टू ऑप्टिमल होता है। और अगर हम जब हमने चेक किया डेल्टा आईजे निकाल के तो उसके सारे नॉन नेगेटिव एलिमेंट जीरो, नॉन नेगेटिव जो सारे एलिमेंट थे वो नॉन नेगेटिव थे, पॉजिटिव थे सारे के सारे। इससे हमें पता चला कि जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वही ऑप्टिमल है, आगे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये एक्सप्लेनेशन देना था, सिंपल दे सकते हो, अपने आप से दे सकते हैं। तो ये आपको करना है और इस तरीके से आपका सारे कॉन्सेप्ट खत्म कर दिए हैं मैंने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की, कॉन्सेप्चुअली खत्म। ट्रांसपोर्टेशन आपको दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, ये आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम चालू हुआ था। यहां पर ये कुछ बेसिक मीनिंग है। मैंने आपको फिजिबल सॉल्यूशन के बारे में बताया, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बारे में बताया, बैलेंस और अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बताया, लूप इन ट्रांसपोर्टेशन टेबल समझाया वो लूप। मैंने आपको डीजेनरेसी का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी सिखाया, सारा सिखा दिया। यही 5 प्रॉब्लम थे। मेथड सॉल्व करने के आपके पास 5 मेथड जो मैंने आपको लिखवाए थे शुरू में। और पहले मेथड को सॉल्व करने का तरीका है 3 मेथड, जिसके तीनों स्टेप आपको दे रखे हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, आपको लीस्ट कॉस्ट मेथड दे रखा है, और आपके पास वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड दे रखा है। और ये कहता है दिस मेथड इज प्रीफर ओवर द टू मेथड बिकॉज द इनिशियल बेसिक सोल्यूशन आर ऑब्टेन इन आइदर ऑप्टिमल और वेरी क्लोज टू ऑप्टिमल सोल्यूशन। और जब हमने क्या करा दोस्तों, डेल्टा आईजे निकाला, तो उससे तो हमें और यकीन हो गया कि ऑप्टिमल सोल्यूशन आगे इंप्रूवमेंट करना ही नहीं है। तो ये आपके पास इस तरीके से आपके पास खत्म हो गया। 23 मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया है। 24 क्वेश्चन अभी हमने इस वाली क्लास में आपको करा 24 क्वेश्चन। आप चेक कर लेना, 24 क्वेश्चन का सोल्यूशन दूसरे पार्ट का दे ही रखा होगा इंस्टीट्यूट ने, और ना एमटी में भी दे रखा है ना उस पर दे रखा है। और यहां पर खत्म हो गया। और जितने क्वेश्चन है भाई अब सब कर लेना होमवर्क में। होमवर्क अगली क्लास से मैं 2-2 क्वेश्चन कराऊंगा। कॉन्सेप्ट खत्म था ना तो खत्म करा देता होमवर्क। 25, 26, 27वां होमवर्क में और 28वां होमवर्क में, मतलब 4 क्वेश्चन और बचे स्टडी मैट के जो कंप्लीट करने हैं हमें। ठीक है, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन में चलेंगे, फिर स्कैनर पे चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूं। होपफुल आपको डीजेनरेसी समझ में आया होगा कैसे है। एक बार उस क्वेश्चन को दोबारा करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ऑपरेशन मैनेजमेंट आपको आएगा, ये हकीकत है। जितनी प्रैक्टिस कम भूल जाओगे, जितनी प्रैक्टिस ज्यादा उतना आएगा। चलो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।